Hello friends, I hope you all are doing good. My name is Arshpreet and today I'm going to teach you about refraction of light. देखिए हमने लास्ट वीडियोस में पढ़ा था about reflection of light. Reflection के केस में मैंने आपको बताया था that bending होती है लाइट की और आप बोल सकते हैं लाइट का पाथ चेंज होता है बट इसके केस में हमारे पास मीडियम सेम रहता था. अगर ये कोई ग्लास स्लैब थी तो यहाँ पे अगर कोई इंसिडेंट लाइट फॉल कर रही थी तो ये रिफ्लेक्ट होके सेम मीडियम में जा रही थी. मतलब अगर इंसिडेंट रे एयर में से आई तो रिफ्लेक्ट होने के बाद ये दोबारा एयर में ही चली गई थी. बट आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. रिफ्रैक्शन का क्या मतलब होता है, देखिए डायग्राम को समझते हैं. सपोज ये मेरे पास एक्स वाई जेड पी is a glass slab. कोई इंसिडेंट रे फॉल हो रही है इस ग्लास स्लैब पे, दैट इज AO, एंड आफ्टर फॉलिंग ऑन दिस ग्लास स्लैब कुछ लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी, दैट इज OB, एंड कुछ लाइट रिफ्रैक्ट हो जाएगी. आई रिपीट, रिफ्रैक्ट. रिफ्रैक्शन का क्या मतलब होता है? रिफ्रैक्शन इज अ फिनोमिना ऑफ चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू द अनदर मीडियम. फर्स्ट मीडियम है हमारे पास एयर एंड सेकेंड मीडियम है हमारे पास ग्लास. आप देख सकते हैं लाइट कहाँ से स्टार्ट हुई, इंसिडेंट रे हमारी कहाँ पर है, एयर में, दैट इज AO. रिफ्लेक्शन कहाँ पे हो रही है, इस सरफेस पे, दैट इज XY इंटरफेस पे. XY इंटरफेस क्या होता है, जो देखिए XY इंटरफेस डिवाइड्स दी टू मीडिया. मतलब एयर और ग्लास के बीच में जो इंटरफेस बन रहा है उसको हम बोलेंगे XY इंटरफेस. इस XY इंटरफेस के थ्रू कुछ लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है एंड कुछ लाइट रिफ्रैक्ट हो रही है. रिफ्रैक्ट लाइट कौन सी है हमारे पास, OC, रिफ्रैक्टेड लाइट. And you can see that refracted light is in second medium. Incident ray was in first medium, that is air, and refracted light, that is OC, is in second medium, which is denser medium, and it is glass. अब हम स्टडी करने जा रहे हैं 3 laws of refraction. 3 laws of रिफ्रैक्शन. जैसे हमने रिफ्लेक्शन के केस में 2 लॉज पढ़े थे, रिफ्रैक्शन के केस में हमारे पास 3 लॉज होते हैं. फर्स्ट लॉ क्या होता है, दैट रे, कौन सी रे, हमारे पास ये जो रिफ्रैक्टेड रे है, क्या होता है इसके केस में, दैट फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट कॉमा फेज ऑफ लाइट रिमेन्स same but wavelength and velocity of light changes. देखिए इस लॉ का मतलब क्या है कि ये जो रे चली थी यहाँ से फर्स्ट मीडियम से, जब वो सेकंड मीडियम में पहुँच जाएगी तो उसकी फ्रीक्वेंसी एंड फेज. अब फ्रीक्वेंसी एंड फेज का मतलब आपको अच्छे से पता होना चाहिए, मैंने पिछली वीडियोस में आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था. फ्रीक्वेंसी बेसिकली क्या होता है, देखिए ये एक साइकिल है, द नंबर ऑफ साइकिल्स पासिंग थ्रू इन 1 सेकेंड. 1 सेकेंड में ऐसे कितने साइकिल्स हमारे पास पास हो जाते हैं उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव. तो फ्रीक्वेंसी एंड फेज सेम रहता है बट हमारे पास जो वेवलेंथ होती है एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है वो चेंज हो जाती है व्हेन अ रे ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू द अनदर मीडियम. सो दिस वाज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन. सेकेंड लॉ क्या कहता है, इंसिडेंट रे, refracted ray, normal
to the interface at a point of incidence all lie in same plane. देखिए, जब हमने रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा था उसके केस में मैंने आपको बताया था दैट ये जो एंगल होता है इंसिडेंस एंगल इज इक्वल्स टू रिफ्लेक्शन एंगल होता है. यहाँ पे मैंने रिफ्लेक्शन एंगल को आर डैश से डिनोट किया है, बट आपको पता है आई इज इक्वल्स टू आर डैश, तो आप आर डैश की जगह यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, आई, राइट. बट हमारे केस में रिफ्रैक्शन हो रही है, हम रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं आज, तो रिफ्रैक्शन एंगल को मैंने डिनोट किया है बाय आर. तो अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, इंसिडेंट रे ये वाली रे दैट इज ए ओ, रिफ्रैक्टेड रे दैट इज ओ सी, एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस, नॉर्मल क्या है जो हमने ये ड्रॉ करा है दैट इज एन ओ एन डैश, नॉर्मल टू द इंटरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. O is the point of incidence. ये सब चीजें लाई करती हैं सेम प्लेन में. सो दिस वॉज द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन. थर्ड लॉ क्या है हमारे पास? थर्ड लॉ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ. अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, इफ वी मल्टीप्लाई refractive index of a medium with sine of angle of incidence, then it remains constant. मतलब mu और n into sine of I is equals to constant. अब ये म्यू और एन क्या है हमारे पास? दे आर द सिंबल्स फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में मैंने आपको पिछले चैप्टर्स में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दी थी. दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें क्या बताता है कि जब लाइट ट्रेवल कर रही है फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, तो उसमें कितनी बेंडिंग आएगी, वो कितना बेंड होगी. देखिए, एक्चुअल पाथ हमारे पास लाइट का क्या था, ए ओ, एंड दिस पॉइंट, सपोज दिस पॉइंट इज डी. अगर हमारे पास कोई भी रिफ्रैक्शन ना हो रही होती तो लाइट कैसे ट्रेवल करती, फ्रॉम ए ओ डी. बट हमारे पास यहाँ पर रिफ्रैक्शन हो रही है तो लाइट कैसे ट्रेवल कर रही है, ए ओ सी. यहाँ पर बेंडिंग हो रही है. इस बेंडिंग के बारे में हमें कौन बताता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. इसका सिंबल रहता है म्यू और एन. कई बुक्स में इसका सिंबल म्यू से दिया जाता है एंड कई बुक्स में एन से दिया जाता है. बट आपको ये याद रखना है, जब भी आप कोई डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं, अगर आपने उसमें शुरू से एन को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिया है तो आप टिल द एंड ऑफ द डेरिवेशन आप n को ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंगे. ये नहीं है कि आपने स्टार्टिंग n से करी एंड एंड तक जाते जाते उसको म्यू बना दिया. नो, अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को n मान रहे हैं तो स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक आप उसको n ही लिखेंगे, वरना आप उसको म्यू से डिनोट करेंगे. सो अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन हमारे पास क्या है कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड साइन ऑफ इंसिडेंस एंगल इज कॉन्स्टेंट. एंड दिस लॉ को हम एक और नाम से जानते हैं, स्नेल्स लॉ. स्नेल्स लॉ की वैसे एक्चुअल फॉर्म क्या होती है, हम यहाँ पे लिखते हैं, सपोज मैंने इस पॉइंट पर एट पॉइंट ओ ये लॉ लगाया, तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मेरा जो ये वाला मीडियम था बाहर वाला फर्स्ट मीडियम दैट वाज एयर, तो मैं लिख लेती हूँ दिस इज एन ऑफ ए. एंड जो सेकेंड मीडियम है हमारे पास वो है ग्लास, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लिख लेते हैं एन ऑफ जी. सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ हमारे पास क्या आ जाएगा, n ऑफ a इंटू साइन ऑफ i इज इक्वल्स टू n ऑफ g. अब यहां पर एंगल क्या बन जाएगा हमारे पास, r, दैट इज साइन ऑफ r. तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन ऑफ i बाय साइन ऑफ r इज इक्वल्स टू ng बाय na, एंड दिस इज डिनोटेड बाय nga. This nga is known as relative refractive index.
This is known as relative refractive index, that is refractive index of glass with respect to air. जो पहले यहाँ पर लिखा जाता है उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होता है विद रिस्पेक्ट टू दी सेकेंड वन. ठीक है, मतलब Ng/Na जो भी ऊपर आएगा वो हमेशा यहाँ पर पहले आता है. ये ट्रिक है. जो भी यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट आता है दैट इज Nga, G पहले आ रहा है तो इसको हम लिखेंगे Ng/Na. अगर यहाँ पे होता है Nag तो इसको हम लिखते Na/Ng. सो मैंने आपको बताया कि थर्ड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, दैट म्यू इंटू साइन ऑफ आई इज कांस्टेंट और एन इंटू साइन ऑफ आई इज कांस्टेंट. यहां से हम एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला डिराइव करेंगे. देखिए, अब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है n, it is equals to speed of light in vacuum upon speed of light in medium. Refractive index is defined as speed of light in vacuum upon speed of light in medium. Vacuum और air. तो vacuum और air में कितनी speed होती है हमारे पास c और medium में हुई हमारे पास speed v. ये हमारे पास आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. अब इसके केस में हम अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की ये डेफिनेशन को यूज करेंगे तो यहाँ से हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आएगा. तो हम इस फॉर्मूला को यूज करने वाले हैं इस कंडीशन में. देखिए, यहाँ पे हमारे पास क्या था, दैट साइन ऑफ आई बाय साइन ऑफ आर इज इक्वल्स टू Nga. बेसिकली जो ये वाली फॉर्म थी हमारे पास, इसको हम बोलते हैं स्नेल्स लॉ. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉ इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन. रिफ्रैक्शन के केस में हम जितनी भी डेरिवेशंस करने वाले हैं उसमें बहुत ही यूज होने वाला है ये स्नेल्स लॉ. देखिए, अब हमारे पास कंडीशन थी साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू Nga. Nga को मैं N21 भी लिख सकती हूँ बिकॉज मैंने ग्लास को सेकेंड मीडियम माना था एंड एयर को फर्स्ट मीडियम माना था. देखिए, तो ये हो जाएगा N2/N1. Now using the definition of refractive index, that is n is equals to c by v. In this condition we have c by v2 by c by v1 which is equals to N21 is equals to c v2 v1 by v2. From here we get that N2/N1 is equals to v1 by v2. This is very important formula. That is N2/N1 is equals to v1 by v2. v1 is the velocity of light in medium 1 and v2 is the velocity of light in medium 2. Basically ये refraction हो क्यों रही है? This is all due to the change in the speed of light when it is moving from one medium to the another medium. यहाँ से हमारे पास 2 cases आते हैं. देखिए, ये था हमारे पास N21. यहाँ से हम define करने वाले हैं 2 cases. Case 1 is when N21 is greater than 1. जब N21 greater है 1 से तो हम यहाँ पे देख सकते हैं that is I is greater than R. मतलब जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, आप देख सकते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो ग्रेटर होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से. इसका मतलब है दैट लाइट इज गोइंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, then light bends towards normal. मतलब जब भी लाइट ट्रेवल कर रही है फ्रॉम रेयरर दैट इज एयर टू डेंसर मीडियम, यहाँ पर डेंसर क्या है हमारे पास, ग्लास मीडियम. जब भी लाइट ट्रेवल करेगी फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम, उसके केस में लाइट हमेशा बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल. कौन सी लाइट, रिफ्रेक्टेड रे वाली लाइट जो है वो बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल. सेकेंड कंडीशन है हमारे पास अगर N21 इज लेस देन 1. जब हमारे पास N21 लेस देन 1 हो जाएगा तो अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस. तो इसके केस में हमारे पास क्या होगा, दैट लाइट इज गोइंग फ्रॉम
denser to rarer medium, and whenever light goes from denser to rarer medium, it always bends away from the normal. ये हमेशा bend करती है away from the normal. सो इन शॉर्ट हमारे पास टू केसेस आए. जब भी हमारे पास इंसिडेंस एंगल ग्रेटर होगा रिफ्लेक्टेड एंगल से, तो हमेशा जो रिफ्लेक्टेड रे है वो बेंड करेगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल. एंड द सेकेंड केस व्हेन n/1 इज लेस देन 1, यानी कि रिफ्लेक्टेड एंगल इज ग्रेटर देन इंसिडेंस एंगल, उसके केस में लाइट हमेशा बेंड करेगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल बिकॉज लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू द रेयर medium. Now next term is mass density and optical density. इसके बीच में बहुत confusion रहती है कि mass density and optical density same होता है, but नहीं, mass density and optical density are two different terms. Mass density क्या होता है basically? देखिए, mass density is mass per unit volume, but optical density जो मैं ये बोल रही हूँ दैट इज इट इज रेयर मीडियम, इट इज डेंसर मीडियम, ये बेसिकली किस पे डिपेंड कर रहा है? ऑप्टिकल डेंसिटी पे. जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा है उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है एंड उसको हम बोलेंगे डेंसर मीडियम. जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी कम है उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कम है एंड उसको हम बोलेंगे रेयर मीडियम. तो ये बेसिकली क्या रहता है? रेशो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इनटू मीडियम्स. राइट. सो मास डेंसिटी एंड ऑप्टिकल डेंसिटी आर टू डिफरेंट टर्म्स. ऐसा पॉसिबल है कि किसी भी मटेरियल की ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा है बट उसकी मास डेंसिटी कम है. ये ज़रूरी नहीं है कि अगर ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा है तो मास डेंसिटी भी ज़्यादा होगी. नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे रिफ्रैक्शन इन केस ऑफ अ ग्लास स्लैब एंड वी विल बी स्टडिंग अबाउट लेटरल डिस्प्लेसमेंट. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास स्लैब दैट इज नोन एज लेटरल शिफ्ट. आज हम एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे ऑफ लेटरल शिफ्ट. देखिए, इसको समझने के लिए पहले ये डायग्राम समझना ज़रूरी है. ABCD इज अ ग्लास स्लैब. इसके ऊपर एक इंसिडेंट रे ऑफ लाइट दैट इज KL इंसिडेंट हुई है. दैट इज KL इज इंसिडेंट रे. एट पॉइंट L इज नोन एज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. पॉइंट L इज नोन एज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. देखिए, KL जो इंसिडेंट रे थी जब वो इस AB इंटरफेस पे फॉल होती है तो उसमें क्या होता है? देखिए, ये रिफ्रेक्ट हो जाएगी फ्रॉम द पाथ LM. LM इज नोन एज रिफ्रैक्टेड रे. अभी हमने थोड़ी देर पहले स्टडी किया था ग्लास स्लैब के बारे में, सिमिलर ही है बट यहाँ पर एक नई टर्म मैं इंट्रोड्यूस करूंगी दैट इज लेटरल शिफ्ट. देखिए, जो रिफ्रैक्टेड रे है वो फॉलो कर रही है पाथ LM को एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस पे फॉल कर रही थी हमारे पास इंसिडेंट रे दैट इज नोन एज I1. I1 इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस. बेसिकली एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल विच द इंसिडेंट रे मेक्स विद द नॉर्मल. आपको ये चीज याद रखनी है. ये जो रेड लाइन है दिस इज द नॉर्मल. नॉर्मल टू दिस सरफेस, नॉर्मल टू दिस इंटरफेस AB. तो इस नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस. एंड दिस R1 इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. राइट. तो जब हमारे पास लाइट रे ट्रेवल कर रही थी फ्रॉम एयर टू ग्लास, तो एयर क्या है? हमारे पास एक रेयर मीडियम है. एयर इज अ रेयर मीडियम एंड ग्लास इज अ डेंसर मीडियम. एंड मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जब भी लाइट ट्रेवल करेगी फ्रॉम अ रेयर टू डेंसर मीडियम देन द रिफ्रैक्टेड रे विल ऑलवेज बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल. ये रेड लाइन हमारे पास क्या थी? नॉर्मल थी. एंड जो ये ब्लू वाला बना रखा है मैंने दैट इज LM रे, दैट इज नोन एज रिफ्रैक्टेड रे. ये बेंड करेगी टुवर्ड्स द नॉर्मल. आप देख सकते हैं ये नॉर्मल की तरफ झुकी हुई है. तो हम बोलेंगे जब भी लाइट रे ट्रेवल कर रही है फ्रॉम रेयर टू डेंसर इट ऑलवेज बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल.
एंड जब ये यहाँ पर फॉल हुई, दैट इज एट पॉइंट M, विच इज द सेकेंड इंटरफेस, CD स्लैब है, राइट, CD ग्लास स्लैब है। तो जब यहाँ पर फॉल हो रही है तो ये रे काम करेगी इसके लिए एज अ इंसिडेंट रे, फॉर्मिंग एन एंगल I2। तो यहाँ से जब रिफ्रैक्शन होगी तो रिफ्रैक्शन विल अकर फ्रॉम डेंसर टू द रेयरर मीडियम। अब ग्लास टू एयर जा रही है, एंड जब भी रिफ्रैक्शन होती है फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, तो लाइट रे बेंड करती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल। आप देख सकते हैं ये रेड लाइन हमारे पास नॉर्मल थी, तो जो लाइट रे है वो बेंड अवे कर रही है फ्रॉम द नॉर्मल। ये हमारे पास रहा पाथ लाइट का अगर रिफ्रैक्शन हो रही है, बट एक्चुअली हमारी जो ह्यूमन आई है वो कैसे देखती है लाइट को, दैट लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ। तो उस कंडीशन में क्या है कि लाइट अगर स्ट्रेट पाथ बना रही होती तो ये ब्लू से जाकर ये ग्रीन कर्व, ये जो मैंने यहाँ पर बना रखा है दैट इज KLC, ये कर्व होना चाहिए था यहाँ पर, बट यहाँ पर हम बोलेंगे कि ये कर्व नहीं आ रहा बिकॉज लाइट रे रिफ्रैक्ट करती है जब वो ट्रेवल करती है फ्रॉम वन मीडियम टू द सेकेंड मीडियम एंड अगेन फ्रॉम द सेकेंड मीडियम टू द फर्स्ट मीडियम। सो जो ये डिस्टेंस रहता है इन दोनों रेज के बीच में, इसको हम बोलते हैं लेटरल शिफ्ट और इट इज नोन एज लेटरल डिस्प्लेसमेंट। आज हमारा एम क्या रहेगा, इसका एक्सप्रेशन फाइंड करना। देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जब भी हमारे पास रिफ्रैक्शन का केस आता है तो उसके केस में हमारे पास हमेशा स्नेल्स लॉ यूज होता है। हम स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे ऑन 2 पॉइंट्स, दैट इज ऑन पॉइंट L एंड ऑन पॉइंट M। जब हम स्नेल्स लॉ को अप्लाई कर रहे हैं एट पॉइंट L तो हमारे पास क्या एक्सप्रेशन आएगा, देखिए स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंगली हमें पता है Na इंटू साइन ऑफ I1 इज Ng अपॉन साइन ऑफ R1 हो जाएगा। Na क्या रहता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, एंड Ng इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। यहाँ से हम निकाल सकते हैं साइन ऑफ I1 अपॉन साइन ऑफ R1 इज Ng अपॉन Na विच इज नोन एज Nga। ये हमारे पास आ गया फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट हम लगाएंगे स्नेल्स लॉ एट पॉइंट M। ये हमने लगाया था स्नेल्स लॉ एट पॉइंट L। अब हम लगाएंगे स्नेल्स लॉ एट पॉइंट M। जब हम स्नेल्स लॉ लगा रहे हैं एट पॉइंट M पे तो हमारे पास इंसिडेंस एंगल क्या बन चुका है अब, I2। तो ये हो जाएगा Ng इंटू साइन ऑफ I2 इज इक्वल्स टू Na इंटू साइन ऑफ R2। तो साइन ऑफ I2 बाय साइन ऑफ R2 इज Na बाय Ng विच इज Nag। तो ये हमारे पास आ गई सेकेंड इक्वेशन। देखिए अब हमारे पास दो कंडीशंस आ चुकी हैं, एक ये एंड द सेकेंड इज दिस। अब जब लाइट रे यहाँ पर पहुंच चुकी है एट पॉइंट N, Mn इज बेसिकली नोन एज इमर्जेंट रे, Mn इज नोन एज इमर्जेंट रे, दिस वॉज इंसिडेंट रे and this Lm is known as refracted ray, राइट। तो जब हमारे पास लाइट रे एन पॉइंट तक पहुंच चुकी है उसके बाद हम यूज करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या कहता है कि जितनी मर्जी रिफ्लेक्शंस और रिफ्रैक्शंस हो जाएं, बट अगर हम एट द एंड इस लाइट के पास कोई मिरर या रिफ्लेक्टिंग सरफेस रख रहे हैं और हम इसका पाथ रीट्रेस करवा रहे हैं, इसको वापस भेज रहे हैं, तो ये सेम पाथ से वापस जाएगी जिस पाथ से ये वापस आई है। देखिए अब ये जाएगी वापस फ्रॉम द सेम पाथ लाइक दिस। तो हम अब स्नेल्स लॉ को अप्लाई करेंगे इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। अब स्नेल्स लॉ को अप्लाई करेंगे हम इस साइड से। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारे पास क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा, एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा, I2 हो जाएगा। नाउ अप्लाइंग द स्नेल्स लॉ इन रीट्रेस पाथ ऑफ द लाइट। तो जब हम रीट्रेस करेंगे इसके पाथ को तो स्नेल्स लॉ एट पॉइंट M। तो जब हम स्नेल्स लॉ लगाएंगे इस पॉइंट पे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट n ऑफ A इंटू साइन ऑफ R2
is equals to n of g into sine of I2. So sine of R2 by sine of I2 is equals to Ng by Na is equals to Nga. ये आ गई हमारे पास थर्ड इक्वेशन, राइट। उसके बाद हम लगाएंगे स्नेल्स लॉ एट पॉइंट L। जब हम स्नेल्स लॉ लगाएंगे एट पॉइंट L, जब रीट्रेस कर रहा है पाथ, तो उसके केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन ऑफ R1 इंटू एन ऑफ G इज इक्वल्स टू साइन ऑफ I1 एन ऑफ A। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा साइन ऑफ R1 बाय साइन ऑफ I1 इज इक्वल्स टू Na बाय Ng। इसको हम रिवर्स करके भी लिख सकते हैं, दैट इज साइन ऑफ I1 बाय साइन ऑफ R1 इज Ng बाय Na इज इक्वल्स टू Nga। दिस इज नोन एज इक्वेशन नंबर 4। अब हम फाइंड करने जा रहे हैं इन इक्वेशंस के थ्रू एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन। देखिए, अब हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं सेकंड इक्वेशन को थर्ड इक्वेशन के साथ। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड को थर्ड के साथ, तो आप देख सकते हैं सेकंड इक्वेशन की जो लेफ्ट हैंड साइड है दैट इज साइन ऑफ I2 बाय साइन ऑफ R2, एंड यहाँ पर आपके पास क्या है, साइन ऑफ R2 बाय साइन ऑफ I2। तो ये सारा तो कट जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या आ जाएगा, 1। सो इट विल बी 1 is equals to Nga into n of Ag. So from here we get Nga is equals to 1 upon n of Ag. This is a very important formula. यहाँ से हमें क्या पता चला, दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल्स टू द रेसिप्रोकल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। मतलब हमें एक की भी वैल्यू पता है तो हम दूसरे की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देखिए, इसकी वैल्यू क्या होती है, Nga की वैल्यू होती है 3/2। सो हमें Nag की वैल्यू पता चल सकती है विच इज द रेसिप्रोकल ऑफ Nga, दैट इज 2/3। So this was the result obtained by multiplying equation number 2 and equation number 3. अब हम multiply करने वाले हैं equation number 1 को and equation number 3 को। अब हम compare करने वाले हैं दो equations को, that is equation number 1 and equation number 3। जब हम compare करेंगे, आप देखिए यहाँ पर भी Nga है, यहाँ पर भी Nga है, तो हम इसको compare कर सकते हैं। तो इनकी दोनों की left hand side equal हो जाएगी, तो उसके थ्रू हमें एक रिजल्ट मिलेगा। देखिए, साइन ऑफ I1 बाय साइन ऑफ R1 इज इक्वल्स टू साइन ऑफ R2 बाय साइन ऑफ I2। इन दोनों को कंपेयर करके हमारे पास वो इक्वेशन आई, एंड उस इक्वेशन में हम यूज करने वाले हैं एक मैथ्स की प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी, इस डायग्राम पे आ जाइए। इस डायग्राम के थ्रू आपको पता चलेगा दैट एंगल R1 is equals to angle I2 by the form of alternative angles। ये दोनों क्या हैं, R1 and I2 are the alternate angles, right? So R1 is equals to I2, ये तो कट जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन ऑफ I1 is equals to साइन ऑफ R2। यहाँ से हमें पता चला दैट I1 is equals to R2। मतलब जो हमारे पास इंसिडेंट रे है एंड इमर्जेंट रे है, ये क्या है, पैरेलल है। दीज आर पैरेलल रेज, बट हाँ, इनमें डिस्प्लेसमेंट हुई है कुछ ड्यू टू दी टू रिफ्रैक्शंस। पहली रिफ्रैक्शन यहाँ पे हुई थी एंड सेकंड रिफ्रैक्शन यहाँ पर हुई थी, बट ये जो दोनों रेज हैं दैट इज KL एंड MN, दीज टू रेज आर पैरेलल रेज। बट ये लेटरली डिस्प्लेस्ड रे है हमारे पास MN, एंड इस लेटरल डिस्प्लेसमेंट का अब हम वैल्यू फाइंड करेंगे। हम वैल्यू फाइंड करने वाले हैं MN डैश की। देखिए, अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है इस लेटरल शिफ्ट की, दैट इज MN डैश की। MN डैश की हमें वैल्यू चाहिए। अब जो NCERT है उसमें हमें बता रखा है थेरेटिकली कि लेटरल शिफ्ट क्या होता है, बट इसका एक्सप्रेशन फाइंड आउट नहीं करवाया हुआ। बट इसका एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैं आज आपको डिराइव करवाने वाली हूँ एक्सप्रेशन ऑफ लेटरल शिफ्ट। उसके लिए आप कंसिडर करेंगे ट्राइंगल दैट इज LMN डैश, ट्राइंगल LMN डैश।
इस ट्राइंगल में ये जो एंगल बना रखा है मैंने दैट इज डेल्टा, दिस इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन। ये कौन सा एंगल है? ये हमें बताता है कि जो हमारे पास रे है ये कितनी डेविएट हो रही है ड्यू टू दी रिफ्रैक्शन। एक्चुअल पाथ ये ग्रीन वाला था हमारे पास, बट हमें मिल कौन सा रहा है पाथ? ये वाला पाथ मिल रहा है। बट अगर रिफ्रैक्शन ना हो रही होती तो ये ग्रीन पाथ से जाता। सो ये जो डेल्टा है हमें बताएगा कि लाइट रे कितनी बेंड हो रही है। तो यहाँ पर हम फाइंड करेंगे साइन ऑफ डेल्टा विच इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो इस ट्राइंगल में दैट इज एल एम एन डैश हमारे पास परपेंडिकुलर क्या रहेगा? देखिए परपेंडिकुलर विल बी एम एन डैश एंड हाइपोटेन्यूज विल बी एल एम। तो यहां से एम एन डैश इज इक्वल्स टू एल एम टू साइन ऑफ डेल्टा। अब हमारा एम क्या है? एल एम की वैल्यू फाइंड करना, तो हमें पता चल जाएगा कि एम एन डैश की वैल्यू क्या है। तो एल एम को फाइंड करने के लिए हम ट्राइंगल कंसिडर करेंगे दैट इज एल एल डैश एम, ट्राइंगल एल एल डैश एम। इसमें हमें फाइंड करना है कॉस ऑफ आर, कॉस ऑफ आर 1। सो कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज इक्वल्स टू बेस क्या है अब हमारे पास? दैट इज एल एल डैश एंड हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है? हाइपोटेन्यूज इज एल एम। तो यहां से एल एम आ जाएगा हमारे पास एल एल डैश अपॉन कॉस ऑफ आर। एल एल डैश यहाँ पे क्या है हमारे पास? थिकनेस ऑफ दिस ग्लास स्लैब विच इज इक्वल्स टू टी अपॉन कॉस ऑफ आर। तो इस एल एम की वैल्यू को आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। यहाँ पर इस इक्वेशन में, ये फर्स्ट इक्वेशन थी, ये सेकेंड इक्वेशन थी। सो यूजिंग सेकेंड इक्वेशन इन फर्स्ट इक्वेशन वी गेट एम एन डैश इज इक्वल्स टू टी कॉस आर इंटू साइन ऑफ डेल्टा। साइन ऑफ डेल्टा, डेल्टा को आप एक और फॉर्म से लिख सकते हैं। देखिए बेसिकली ये जो आई है ये इक्वल टू दिस ऑल्टरनेटिव एंगल से हुआ, तो हमारे पास क्या हुआ? I1 इज इक्वल्स टू R1 प्लस डेल्टा। So delta is I1 minus R1. So Mn dash is equals to T cos R sine of I1 minus R1. So this is the expression for lateral shift or lateral displacement. Next we are going to discuss about real depth and apparent depth. अब real depth और apparent depth का क्या मतलब होता है? देखिए suppose ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास यहाँ पर एक ऑब्जर्वर खड़ा है एंड ये रेड के नीचे वाली जो पोर्शन है दैट इज पी क्यू के जो नीचे वाला पोर्शन है ये वाटर टैंक है। सपोज दिस पी क्यू इज वाटर टैंक, ये कोई वाटर टैंक है एंड इसके ऊपर क्या है हमारे पास? एयर मीडियम है। अब बाहर से अगर कोई ऑब्जर्वर इस वाटर टैंक के अंदर पड़ा कोई ऑब्जेक्ट देखता है दैट इज ओ ऑब्जेक्ट देखता है, तो उसको एक्चुअल पोजीशन नहीं दिखती है। क्यों? ड्यू टू दी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब हम आज यही स्टडी करने वाले हैं कि जो ऑब्जर्वर बाहर से देख रहा है इस ऑब्जेक्ट को, उसको ऐसे प्रिटेंड होता है दैट ये ऑब्जेक्ट एक्चुअल में एक्स पोजीशन पर ना होकर किसी वाई पोजीशन पर है एंड दिस वाई पोजीशन इज नोन एज एपरेंट डेप्थ। आज हम एक्सप्रेशन फाइंड करने वाले हैं एपरेंट डेप्थ का। उसके लिए सबसे पहले हमें क्या कंसिडर करना है दैट कि एग्जैक्टली नीचे हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है O जिसमें से इंसिडेंट रेज निकल रही हैं। पहली इंसिडेंट रे कहाँ पे निकल रही है? दैट इज फ्रॉम OA एंड इट इज स्ट्राइकिंग द सरफेस PQ नॉर्मली। एंड जब भी कोई इंसिडेंट रे नॉर्मली स्ट्राइक करती है किसी सरफेस पे तो वो वापस नहीं आती, वो सीधा निकल जाती है लाइक दिस फ्रॉम A टू A डैश। एंड दूसरी रे इस ऑब्जेक्ट से कहाँ पर निकल रही है? फ्रॉम O टू B एट सम एंगल I विच इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। जब यहाँ पर एट एंगल ऑफ इंसिडेंस ये फॉल करेगी तो यहाँ पर एग्जैक्टली एट पॉइंट बी हमारे पास क्या होगा? ये जो रे है वो ट्रेवल करेगी फ्रॉम डेंसर टू द रेयरर मीडियम दैट इज फ्रॉम वाटर टू एयर। तो जब भी लाइट ट्रेवल करती है फ्रॉम डेंसर टू द रेयरर मीडियम इट ऑलवेज बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो हमारे पास ये लाइट रे कैसे प्रिटेंड होगी? दैट ये चली गई फ्रॉम बी टू, सपोज दिस पॉइंट इज
D। सो ये चली गई फ्रॉम B टू D। तो जब हम इस BD रे को रिप्रोड्यूस करेंगे बैक साइड को, यानी कि ये डॉटेड साइड को, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एग्जैक्टली एट पॉइंट I हमारे पास इमेज बनेगी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, एंड दिस इमेज इज सीन बाय दिस ऑब्जर्वर विच इज आउटसाइड द वाटर। यानी कि जो ऑब्जर्वर यहाँ पर बैठा है उसको ऐसे प्रिटेंड होगा कि ये ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, I पर है, यानी कि apparent depth is seen by the observer। आज जो मैं आपको डेरिवेशन करवा रही हूँ उसमें आपको याद रखना है कि ऑब्जर्वर कहाँ पर है, हमारे पास रेयरर मीडियम में है। तो जब ऑब्जर्वर हमारे पास रेयरर मीडियम में है उस कंडीशन में हमारे पास एपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला क्या होगा, उसको हम फाइंड करेंगे। सबसे पहले आप कंसिडर कीजिए ट्राइंगल AOB, ट्राइंगल AOB। इसमें आपको फाइंड करना है साइन ऑफ I। साइन ऑफ I क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर यहां पर क्या है हमारे पास AB, एंड हाइपोटेन्यूज इज OB। Now considering one another triangle, that is triangle AIB, triangle AIB। इस ट्राइंगल में जब हम साइन ऑफ R की वैल्यू फाइंड करेंगे तो आप देख सकते हैं साइन ऑफ R क्या हो जाएगा हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर इस केस में भी सेम है, दैट इज AB, बट इस केस में हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा हमारे पास, IB। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई 1 and 2। Now applying Snell's law at point B, Snell's law at point B। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन ऑफ I इंटू N ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू साइन ऑफ R इंटू N ऑफ एयर। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन ऑफ I बाय साइन ऑफ R इज इक्वल्स टू NA बाय NW, राइट। सो साइन ऑफ I बाय साइन ऑफ R, ये वैल्यूज हम ऊपर वाली सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसमें, देखिए ये वाली एंड ये वाली। तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, साइन ऑफ I दैट इज AB अपॉन OB इंटू डिवाइडेड बाय साइन ऑफ R। साइन ऑफ R से जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा AB अपॉन IB इज इक्वल्स टू NA बाय NW। AB से AB कट जाएगा तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन आ गई IB अपॉन OB इज इक्वल्स टू NA बाय NW। अब देखिए अगर ये B पॉइंट लाई कर रहा है बहुत क्लोज टू A तो हम रिप्लेस कर सकते हैं B को A से। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, IA अपॉन OA इज इक्वल्स टू NA बाय NW। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, दैट इज IA इज इक्वल्स टू IA हमारे पास क्या है Y एंड OA हमारे पास क्या है X, दैट इज Y by X is equals to NA by NW, which is written as NAW, right? एंड इसको अगर हम रिवर्स करके लिखें तो हम इसको लिख सकते हैं दैट X by Y is equals to NW by NA, which is NWA, that is refractive index of water with respect to air, and इसकी वैल्यू होती है हमारे पास 4/3। सो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट X अपॉन Y इज 4/3, दैट इज Y इज इक्वल्स टू 3/4 ऑफ X। आप देख सकते हैं X इज द रियल डेप्थ एंड Y इज द एपरेंट डेप्थ। तो जो एपरेंट डेप्थ है वो 3/4 है ऑफ रियल डेप्थ, मतलब जो भी ऑब्जर्वर बाहर खड़ा है उसको कैसा दिखेगा कि ये ऑब्जेक्ट जो है ये ऊपर है एज कंपेरेटिव टू द एक्चुअल डिस्टेंस। अब मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी कि जब भी हमारे पास ऑब्जर्वर रेयरर मीडियम में हो तो आपको डायरेक्टली कैसे एक्सप्रेशन याद रखना है, एंड जब भी ऑब्जर्वर अगर डेंसर मीडियम में हो तो आपको एक्सप्रेशन कैसे याद रखना है। चलिए देखिए
अब हमारे पास ट्रिक है दैट n2 by n1 is equals to x by y, and in this case observer is in rarer medium and y is greater than x. जब भी हमारे पास ऑब्जर्वर रेयर मीडियम में होगा तो हमेशा हमारे पास क्या हो जाएगा, दैट x इज ग्रेटर देन y. आपने देखा था ना, ऑब्जर्वर बाहर वाले मीडियम में था तो हमारे पास x जो था वो y से ग्रेटर था. x इज द रियल डेप्थ एंड y इज द एपरेंट डेप्थ. एंड सेकेंड कंडीशन हमारे पास आती है दैट n2 by n1 इज इक्वल्स टू y by x व्हेन द ऑब्जर्वर इज इन डेंसर medium, and in this condition y is greater than x. ये दो फॉर्मूलाज आप याद कर लीजिए, हमेशा रियल एंड एपरेंट डेप्थ के केस में यूज होने वाले हैं. दैट सेकेंड मीडियम अपॉन फर्स्ट मीडियम, ये हमेशा सेम रहेगा. और ऊपर कौन सा आएगा, जो चीज़ बड़ी है. जब भी ऑब्जर्वर रेयरर मीडियम में है तो हमेशा रियल डेप्थ बड़ी होती है एपरेंट डेप्थ से, तो ये हमेशा ऊपर आ जाएगा. दैट इज x इज ग्रेटर देन y. एंड जब हमारे पास ऑब्जर्वर डेंसर मीडियम में है देन y इज ग्रेटर देन x. जब भी ऊपर वाली चीज क्या है हमारे पास y, तो जब भी y ग्रेटर देन x होगा तो ऊपर क्या आ जाएगा, y इज द एपरेंट डेप्थ. इसी के साथ हमारी आज की वीडियो होती है फिनिश. हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं अबाउट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. टिल देन कीप रिवाइजिंग एंड स्टे ट्यून्ड विद मी ऑन दिस चैनल, दैट इज IVIS.